नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे अपनो बजट 2024-25। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने सदन में बजट पेश किया। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ ही सदन में सरकार ने यह बजट पेश किया है। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार ने बजट में करीब किसान महिला वर्ग को विशेष प्रावधान किया। सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। वहीं एक तरफ जहां सरकार ने देहरादून में राज्य का बजट पेश किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने देहरादून में बजट सत्र कराने का विरोध किया है। सरकार के इस फैसले के विरोध में कांग्रेस ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन किया। कांग्रेस का कहना है कि राज्य आंदोलन के समय से आंदोलनकारी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए सत्र किए, लेकिन धामी सरकार अब ठंड के नाम पर वहां सत्र करने से परहेज कर रही है। ऐसे में कांग्रेस गैरसैंण में जन भागीदारी से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर भू कानून, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले, अग्निवीर भर्ती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि धामी सरकार ने पक्ष विपक्ष के विधायकों द्वारा पत्र लिखकर सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया, जिस पर अब बवाल छिड़ गया है। सवाल यह है कि क्या सत्र गैरसैंण में कराने से गैरसैंण का विकास होगा या फिर गैरसैंण सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा बन रह गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में बजट पेश किया। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ सदन में सरकार ने बजट पेश किया। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सरकार ने बजट में गरीब किसान महिला वर्ग को विशेष प्रावधान किया। सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक जताया है। कि सरकार मनमाने तरीके से सदन चलाना चाहती है। कल जो है राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, हम समझते हैं कि सरकार उस पर 2 दिन चर्चा कराएगी और तत्पश्चात जो है बजट जो है ले करेगी, लेकिन सरकार जल्दबाजी में है, क्योंकि प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसका जवाब देने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित है। इसलिए एन के प्रकरण जो है सत्र को जो है जल्दी जो है समाप्त करना चाहती है। हम आज कानून व्यवस्था का मुद्दा कार्यस्थगन के माध्यम से प्रमुखता के आधार पर उठाएंगे और जो हमारे साथियों के नियम 58 की सूचना है उसके आधार पर अपने बात सदन के अंदर। वहीं एक तरफ जहां सरकार ने देहरादून में राज्य का बजट पेश किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने देहरादून में बजट सत्र कराने का विरोध किया। सरकार के इस फैसले के विरोध में कांग्रेस ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन किया। कांग्रेस का कहना है कि राज्य आंदोलन के समय से आंदोलनकारी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए वहां सत्र की, लेकिन धामी सरकार अब ठंड के नाम पर वहां सत्र करने से परहेज कर रही है। देखिए, गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक शब्द प्रतीक शब्द है। संसद ने गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, जिसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडा वन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। और फिर खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो बजट सत्र हैं वो भविष्य में गैरसैंण में होंगे और उन्हें अपने शौक पूरा करने भी चाहिए, क्योंकि जनता तो उन्हें अब निर्वाचित करने वाली है नहीं। तो इसी तरह का वो ड्रामे और इसी तरह की उनका नौटंकी चलती रहेंगी। और अच्छा है कि कोई डम्मी विधायक बन रहा है, कोई विधानसभा अध्यक्ष बन रहा है, तो अपना बेचारे अपने मन को बहला रहे हैं, अच्छा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान
सड़क से लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने जहां सदन के भीतर बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित कर सरकार को गैरसैंण के मुद्दे पर घेरा। सवाल ये है कि क्या सत्र गैरसैंण में करने से गैरसैंण का विकास होगा या फिर गैरसैंण सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा भर रह गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। 89,230.07 करोड़ का बजट आज उत्तराखंड सदन में पेश किया गया और उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने के लिए इस बजट को पेश किया गया है। और इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें जनता को भी इस बजट से थी। हालांकि विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि इस बजट से कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। साथ ही साथ विपक्ष ने प्रतीकात्मक सदन का आयोजन किया गैरसैंण में, क्योंकि इसका भी विरोध हो रहा था कि आखिर गैरसैंण में क्यों नहीं कराया जा रहा है सदन। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ सदन में महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों को भी विपक्ष उठाने के लिए लगातार काम कर रहा है। साथ ही साथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज इस बजट पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि देवभूमि के दंगल में आज मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रविंद्र कुमार जी, आज सरकार ने बजट पेश किया है और उत्तराखंड का विकास हो इस दिशा में काम किया जा रहा है, सरकार का ध्येय है। क्या कुछ कहना है सबसे पहले इस बजट को लेकर? रविंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या? रविंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। मंजू त्रिपाठी जी, विपक्ष आज निराश नजर आ रहा है इस बजट से। रविंद्र जी सुन रहे हैं आप मेरे को? जी नमस्कार, बढ़िया आवाज आ रही वीरेंद्र भाई। नमस्कार। आवाज आ रही है आपको मंजू जी? अब भाई, हाँ जी, अब अभी आ रही है आवाज, अभी तक नहीं आ रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, माफी चाहेंगे। मंजू जी, क्या कुछ कहना है बजट को लेकर? देखिए, हमारे इस नेतृत्व ने और सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। अभी माननीय प्रीतम सिंह जी ने जैसा कि कहा कि ये सरकार पूरी तानाशाही वाली सरकार है, ये मनमाने ढंग से सत्र को पूरा कराना चाह रही है। इनको जो है देश जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। और देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपने खुद ही दे दिया कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ठंड लग रही है। अरे भाई, हम पहाड़ में रह रहे हैं, राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी है और गैरसैंण को अस्थायी राजधानी के रूप में मतलब सपना है, देखा है। पूर्व में ये ढांचा तैयार करके हम कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सत्र किए हैं। तो ठंड लगा, आप एक तरफ कहते हैं कि पहाड़ का हम विकास करेंगे, पहाड़ से पलायन नहीं होने, और दूसरी तरफ आपको वहां सत्र बुलाने में ठंडी लग रही है। तो भाई, इस सरकार जी, मेरा सवाल तो ये भी है कि ये कहा गया था कि पक्ष और विपक्ष के कई विधायक है जो नहीं चाहते, तो अगर बीजेपी के विधायक नहीं चाहते तो कांग्रेस के भी कुछ विधायक है। मुख्यमंत्री जब सारा डिसीजन ये ले लेते हैं तो विपक्ष की बात यहाँ कहाँ से आ गई? अगर ये जैसे हर चीज खुद चाहते हैं, इन्वेस्टर सबमिट कराना था तो इन्होंने विपक्ष से पूछा था। कोई भी मुद्दे होते हैं विपक्ष से पूछते हैं, और इसके लिए खुद ठंड लग रही है। नहीं मंजू जी, तो इसका मतलब ये है ना कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक है जिनको गैरसैंण में ठंडी लग रही है। ये जो है मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे प्रीतम सिंह जी ने कहा कि ये जो है मनमाने तरीके से ये सत्र चलाना चाह रहे हैं और सत्र को जल्द से जल्द खत्म कर देना है। बताइए, सत्र में इन्होंने बीजेपी द्वारा बजट जनहित में क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी दूर करने के लिए इन्होंने क्या कहा? अस्थायी राजधानी के मुद्दे पर क्या चर्चा की? यात्रा के लिए क्या सुविधा है? गैरसैंण के मुद्दे को लेकर सरकार कितनी सक्रिय है?
नारी सुरक्षा को लेकर इनके क्या कानून है, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के इन्होंने क्या किया। खाली ये कहते हैं भर्ती घोटाले, अग्निवीर, हर तरफ से ये सरकार भ्रमित कर रही है जनता को और कुछ भी नहीं कर रही है। मंजू जी आप आखिर सुनती बीजेपी नहीं है, कब तक जनता की इन मेरी मुद्दों मेरी पर बात सुन लीजिए ना, जनता को मैं इन कुछ मुद्दों पूछ पर रही हूँ। फैलाती मंजू रहेगी। जी, पुरानी मंजू जी, पेंशन योजना पर ये मंजू क्या कर जी रहे हैं? सुन पा रही हैं आप मुझे? मंजू जी आप सुन पा रही हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं जिन्होंने पत्र लिखकर मना किया था कि गैरसैंण में नहीं कराना है सदन। हमारे कांग्रेस के विधायक जो हैं कई चीजों पर इनको पत्र लिखते हैं, क्या ये सब पर अमल करते हैं? इसका मतलब आपके भी मीठा विधायक हैं ना, आपके भी विधायक हैं जो गैरसैंण में नहीं चाह रहे थे कि सदन की कार्रवाई हो। आप अपने विधायकों को तो पहले समझाइए। नहीं नहीं, हम अपने नहीं भैया, हमारे विधायकों की कितनी सुन रहे हैं, हर काम में सुने ना। हमारे विधायक तो बहुत कुछ कहते हैं, इन्होंने क्या सुना? इनको आज ठंड लग रही ये है। मसला हमारे नहीं है कि हमारी आपके जब विधायकों सरकार- की कितनी सुनी जाती है, ये मसला है कि आपके विधायक भी इसमें इन्वॉल्व थे। आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को ना। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर ये जन में उनको इग्नोर कर देते, अगर इनको बुलाना था सत्र वहां कराए ना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रत्यात्मक वहां पर विरोध कर रहे हैं ना, सारी जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ खड़ी हुई है। एक तरफ आप पहाड़ के विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपको और आपके विधायकों को ठंडी लग रही है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आपके विधायकों को ठंड लग रही है, गैरसैंण में क्यों नहीं कराया गया सदन? और दूसरा सवाल ये कि बजट से नाखुश है विपक्ष। देखिए यशी जी, ये पहाड़ भी मेरा है, ये प्लेन भी मेरा है, ये गैरसैंण भी मेरा है, ये देहरादून भी मेरा है। ये पूरा प्रदेश हमारा है, हमारे राज्य का है। अभी क्या हो रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। ये सिर्फ इस बीच में उलझा देना चाहती है कि गैरसैंण क्यों नहीं हुआ, गैरसैंण क्यों नहीं गए, देहरादून क्यों नहीं हुआ, देहरादून क्यों गए। बहस आज का मुद्दा होना चाहिए था ऋषि जी की बजट में क्या किया, क्या पेश किया, क्या चीजें थी। लेकिन इन्हें इनसे मतलब ही नहीं है। ये लोगों को सिर्फ बांटने की राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, आपने सुना नहीं ना इसका मतलब, फिर आपने इसका मतलब सुना ही नहीं। वो क्या कह रही, उन्होंने कहा कि बजट में क्या दिया आपने, ना आपने यात्रा के लिए कुछ किया, ना आपने जनता के लिए कुछ किया, ना बहन बेटियों के लिए कुछ किया। वो तो कह रही हैं, आपसे पूछ तो रही हैं कि आपने बजट में क्या दिया है, बताइए क्या दिया आपने बजट में। देखिए ना यशी जी, ये वाला मसाला तो इनके पास, आप किसी भी चीज में डिबेट कर लीजिए, ये उस पर यही बोलेंगे। देखिए मैं आपको छोटी 2-4 बातें बताता हूँ। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड राज्य की जीएसटी का 2022-23 में 7,141 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो 23% अधिक है पिछले वर्षों के अपेक्षा में। आप लगाइए कि इस प्रदेश के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मिलेट फसलों को मंडुआ सांबा प्रोत्साहित किया जाना है, जो हर राशन की दुकान पे 1 किलोग्राम की जो है ये अनाज मिलेट का मिलेगा, जो हमारे पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी जिलों में रहने वाले जो खेत किसान है उनका जो अनाज है वो सरकार खरीद के राशन वितरण प्रणाली में डालेगी। ये किसानों को कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो जैसे देखिए एक और जाम रानी प्रोजेक्ट 1976 से बंद था, 1976 से PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उसको दोबारा चालू किया है। इसके कारण बहुत बड़ा हिस्सा एक सवाल मेरे मन में था रविंद्र जी कि नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन होगा, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये तमाम चीजें कि उत्तराखंड के युवा को हम नशा मुक्त करेंगे, इस पर फोकस है। दूसरी ओर आप शराब को ही इतना इजी बनाना चाह रहे हैं कि लोगों के घर घर तक आसानी से पहुंच जाए। इसका जवाब देंगे क्या? पहाड़ में और किसी को नहीं। देखिए यशी जी, जहां शराब नहीं पहुंच पा रही है वहां कैसे पहुंचेगी, फोकस इस पर है। फिर नशा कैसे खत्म होगा उत्तराखंड से, मुझे बता पाएंगे? नहीं देखिए मैं ये कह रहा हूँ यशी जी, जिसे शराब रविंद्र जी देखिए, आप मुझे ना सीधा सीधा जवाब दीजिए, मुझे भटकाने की कोशिश मत करिए आप। मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा सीधा जवाब दीजिए, मुझे ऐसे मत बताइए नहीं अच्छी जी ऐसा नहीं है। सिर्फ 10 सेकंड देखिए, मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। दीजिए उदाहरण। मेरे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में शराब की अंग्रेजी और देसी की 2 बड़ी दुकानें हैं, जिसपे
बहुत बड़ी दुकानें, और उसके ठीक सामने 4 जूस की दुकानें हैं। आप किसी भी टाइम आप अपने कैमरामैन को भेज के रविंद्र जी देखिए। धन्य हैं आप, धन्य हैं रविंद्र जी, बहुत धन्य हैं आप। शराब पीने वालों पे कितनी भीड़ है। अरे सर, तो देखिए, आप अगर तो उसी की भीड़ बढ़ा देंगे। कैमरा बना के शराब को ही उसको कम दिखाएंगे करिए ना तो नशा शराब को। मिलेगी। आप जूस अब वाले को दिखाएंगे रविंद्र तो जी, अब जूस समस्या तो ये है ना कि मिलेगा। 4 जूस के ठेले वहां पर है, लेकिन राजस्व को फायदा नहीं मिल रहा है ना उन जूस के ठेलों से। तो प्राथमिकता में फिर ये हो जाता है कि भैया हम शराब के 2-4 ठेके और खोल दें तो राजस्व को भी फायदा होगा। फ्रूट भी हमारे यहीं का ही है, माल्टा है, कीनू है, हमारे प्रदेश का है, हमारे अच्छा प्रदेश ठीक का है रविंद्र जी, हम इस पर आते हैं, जरा हम सबके रिएक्शन ले लेते हैं बजट पर, उसके बाद हम विस्तार से इस पर फिर आगे चर्चा करते हैं। तमाम सवाल है मेरे। उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है उमा सिसोदिया जी आपका भी। क्या कुछ कहना चाहती है बजट को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जब तक आपने मुझे जोड़ा नहीं था, आप मंजू जी से बार बार पूछ रही थी कि 6 विधायकों ने कहा है कि हम गैरसैंण नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे भी, एंकर महोदय और रवि कुमार भाई से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि उन 6 विधायकों के नाम दें। बहुत बड़ी मिस्ट्री हो चुकी है, पिछले 4 दिन से मैं रोज डिबेट पे बैठती हूँ, वो 6 विधायकों के नाम निकल के नहीं आते। उमा जी, ये सवाल मैंने पिछली डिबेट में पूछा था, लेकिन इस डिबेट में मैं मंजू जी को देख रही थी कि मंजू जी इस बात को स्वीकार कर रही थी सामने से कि हमारे 6 विधायक, लेकिन आपने उनको तवज्जो क्यों दी? मंजू एक सेकंड, नहीं आपने डिनाई नहीं किया मंजू जी, आपने सीधे सीधे ये कहा कि हमारे उन 6 विधायकों की सुनी क्यों गई? आप चिंता मत कीजिए मंजू, गरिमा जी, एंकर महोदया, यशी, हिटलर ने क्या कहा था कि एक ही झूठ को 100 बार बोलिए, जनता उसको सच मानने लगेगी। उसका एक ताजा उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। रविंद्र जी, डोंट इंटरप्ट प्लीज, डोंट इंटरप्ट। भाई कौन से 6 विधायक नाम बताइए? नाम जब हम पूछते हैं तो किसी के पास नाम नहीं होता। नाम नहीं है, मैंने कहा नाम खाली हवा में क्यों चलाती है ये गवर्नमेंट? कि भाई ये फलाने 6 विधायक हैं जिन्होंने कहा कि हमें ठंड लगती है गैरसैंण जाने में, और कांग्रेस को पता है। आप अपने मंजू जी प्लीज एक करके प्लीज, आपका ऑफिशियल पेज है उस पर डालिए उन 6 विधायकों के नाम। उन आस्तीन के सांपों को हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर वो 6 विधायक कांग्रेस के हैं, कौन से इंडिया अलायंस के कौन से 6 विधायक हैं। एक ही झूठ को बोलते रहिए, जनता के दिमाग में इतना झूठ भर दीजिए कि उसको लोग सच मानने लगे। ये ताजा उदाहरण है, बिल्कुल हमारे सामने का उदाहरण है, और आज एक छोटे से उदाहरण से मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। रविंद्र जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए अभी, प्लीज उनको पूरा कर लेने दीजिए। 2024 के लिए वही तो पूछ रहे हैं रविंद्र जी, पिछले 10 साल से आप लोग ऐसे ही झूठ परोस कर जनता का। रविंद्र जी आप सुन रहे हैं क्या? रुक जाइए। आप सफल भी हैं, मैं उसमें मना ही नहीं कर रहा, आप सफल हैं इसमें, लेकिन जनता को समझ में आएगा एक दिन। हिटलर ने 25 साल शासन किया था जर्मनी में, और 25 साल तक जनता ये समझती रही थी आखिरी दिन तक कि हम जीत रहे हैं और हम लोग बहुत बड़े, पूरे वर्ल्ड को हम लोग सबसे बढ़िया हम लोग हैं। और आज वही सब आप लोग हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इकोनॉमी हमारी 0 हो चुकी है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होती जा रही है, हमारा रुपया अफगानिस्तान के रुपए से भी नीचे पहुंच रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम लोग विश्व शक्ति बन रहे हैं सिर्फ आंकड़ों में फेरबदल करके। रविंद्र जी झूठ बोलना प्लीज कम कीजिए। दुकान की भीड़ को बढ़ावा दे रहे हैं भाई। चले ठीक है, रुके पीसी थपलियाल जी, फटाफट बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञ का रुख करते हैं, उसके बाद चर्चा को हम विस्तार से करते हैं। देखो, जो सवाल अभी मैडम त्रिपाठी जी ने उठाया कि बजट में क्या है, इनफैक्ट बजट में कुछ भी विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक पूरा गुब्बारा फुलाया इन्होंने बजट के नाम पे, और उसमें तमाम ये खेल के लिए फलाना, एजुकेशन कोचिंग सेंटर के लिए फलाना, विज्ञान केंद्र खडिमा के लिए 3 करोड़, चंपावत के लिए फलाना करोड़, यानी इन्होंने जो बजट पेश किया है वो एक संपूर्ण गुब्बारा है। और बेशरम लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर हम अवहेलना कर रहे हैं गैरसैंण की तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो दुस्साहस इतना बढ़ चुका है कि इन्होंने पहाड़ की जनता को मजबूर करके 5 किलो राशन में और तमाम चीजें, जिस तरह से ये सबको अपने बाड़े में डालते जा रहे हैं मजबूर लोगों को, उसमें ये अब कुछ भी करें जनता चुप रहेगी,
इनके समर्थन में खड़ी रहेगी। ये हमें लगता है कि पहाड़ की जनता को अब इनसे गुस्सा नहीं आता है, इसलिए इनका दुस्साहस इतना बढ़ चुका है कि अभी मैडम उमा सिसोदिया कह रही थी कि हम इंडिया अलायंस के साथी हैं, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पीसी सप्ले आज अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी इंडियन अलायंस से आउट नहीं होती है तो केजरीवाल चंद दिनों में अंदर जेल में होंगे। अभी उन्होंने राष्ट्रीय लेवल में हमें ये प्रेस अच्छी तरह वार्ता से की। मालूम है केजरीवाल इन्होंने जी के ऊपर जो हिमाचल में प्रेशर है, सरकार इसीलिए है कि सरकार आप गिरा इंडियन रहे। अलायंस से बाहर आइए। हाँ, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अवहेलना करते हुए हिमाचल में सरकार गिरने वाली है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने समाजवादी तमाम जो मर्यादा सिस्टम होता है लोकतांत्रिक, कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में कर रही है ये बहुत ही निंदनीय है। इन्होंने आज दिन तक इस राज्य को स्थायी राजधानी के नाम पे कुछ नहीं दिया। अब ये प्रयोगशाला में पहले यूसीसी इन्होंने दिया और उसके बाद अब दंगाइयों के लिए कानून बनाने, सख्त कानून। ये आदमी राष्ट्रीय चलिए ठीक है थपलियाल जी, हम वापस आते हैं आपके पास। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए वीरेंद्र शर्मा जी। वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफी चाहूंगी आपका रुख करते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष का मानना है कि इस बजट से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी कैसे देख रहे हैं इस बजट को, और साथ ही साथ जो चीजें इंक्लूड की गई हैं उसमें उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए यशी जी, ये जो बजट इस बार भाजपा सरकार ने 24-25 के लिए 89,000 और 230 करोड़ का जो बजट पेश किया है, सरकार का जो अपना कहना है कि ये बजट गरीब, किसान और महिला वर्ग को विशेष ध्यान में रखते हुए हमने इसका प्रावधान किया है। परंतु देखिए सरकार इस बजट सत्र में खुद ही गिर गई है, ये बहाना लगाते हुए कि हमें गैरसैंण के लिए विपक्ष के कुछ विधायकों ने कहा कि हमें वहां जाने से ठंड लगती है, इसलिए इस बार का सत्र यहीं कराया जाए। ये बात मैंने किसी और डिबेट चैनलों में आके भी बोला था कि मैंने जरा आप उन विधायकों को आप पहले तो उजागर करिए, और दूसरी बात है आप सरकार में हो तो आप विपक्ष के 6-7 विधायकों की सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है आपके लिए? आप हर जगह तानाशाही है, यहाँ तानाशाही नहीं हो रही है। पहली चीज, आप सरकार चला रहे हैं या विपक्ष के 6 विधायक सरकार चला रहे हैं? भैया आपने जनता को जवाब देना है या विपक्ष के 6 विधायकों ने जवाब देना था? देखिए ये सब बहानेबाजी है, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन कांग्रेस को भी क्या करना चाहिए कि कांग्रेस को भी अपने, अगर जनता के बीच में अपने को जीवित रखना है, एक्टिव रखना है, तो जो यहाँ के मूल मुद्दे हैं जैसे कि भू कानून है, अंकिता हत्याकांड है, बेरोजगारी है, महिला अपराध है, पलायन है, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है, भर्ती घोटाला है, अग्निवीर भर्ती है, तमाम मुद्दों को लेके आप भटक जाते हैं। एक दिन आप उठाते हैं, दूसरे दिन आप छोड़ देते हैं। ये तो आपका भी, मेरे को नहीं लगता है कि आप भी अपना रोल ठीक से प्ले कर रहे हैं। देखिए विपक्ष में आप बैठे हुए हैं तो विपक्ष को उस तरीके से भाई हर डिबेट में मुद्दा उठाते हैं हम, ये मुद्दे हम हर डिबेट में उठाते हैं। नहीं, आप उठाते हैं, फिर एक दिन उठाते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। मुद्दे को जिंदा रखिए, जनता तक, जन जन तक पहुंचाइए और जनता को भी समझाइए कि देखिए ये हत्याएं या ये चीजें हुई है, ये अपराध हुआ है इस सरकार से। अब देखो, आपको अगर जनता के बीच में आप रहेंगे तभी एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप खड़े रहेंगे, वरना सरकार इसी प्रकार की मनमानी करेगी जैसे इस बजट के लिए कर दी है। अब आप बताइए, इन्होंने अपने हिसाब से समय सीमा तय की है कि हम 4 से 5 दिन का ये बजट रखेंगे। क्यों? क्योंकि तानाशाही इसलिए चलती है लोकतंत्र में एक पार्टी की, जब उसका विपक्ष कमजोर होता है तो उसमें आप भी अपनी कमजोरियों से भाग नहीं सकते हैं। आपको भी मुद्दे उठाने नहीं, आपके पास भी लीडर नहीं है, आपके लीडर आपस में लड़ाई करते रहते हैं।
तो ये ठीक नहीं है। देखिए, अगर हेल्दी लोकतंत्र चाहते हैं तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष को घेरना, विपक्ष को सरकार को घेरना आना चाहिए। ये आपके अंदर भी ये नीतियां ठीक नहीं है। प्रीतम सिंह जी आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कहते हैं, इनका भी कोई स्टेटमेंट, कोई स्थायी स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, आप यशपाल आर्य जी को भी हम ऐसे ही सुनते हैं, अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं और मीडिया के सामने कुछ और बोलते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। देखो, धामी सरकार से जो गलतियां हुई है, धामी सरकार ने जो अभी बजट सत्र को बहुत छोटा किया गया है, इसमें फेलियर आप लोगों का भी मैं मान देखता हूं कि आप लोग क्यों नहीं इन मुद्दों को संसद के अंदर जाकर, राज्यसभा के अंदर, उसमें राज्य विधानसभा में जाके उठाते हैं। हम लोग थोड़ी ना उठाएंगे। हम तो आपको टीवी में डिबेट में बहस कर सकते हैं इस मुद्दों पे, परंतु आगे जो चुने हुए लोग भेजे गए हैं वो लोग वहां उठाएं, सरकार को घेरे। मीडिया क्या कर सकता है? मीडिया ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग कर सकता है, इससे ज्यादा क्या कर सकता है मीडिया, बताइए आप। ये सीरियस मुद्दे हैं, आप लोगों को समझना होगा। अगर पहाड़ के हित के लिए सचमुच में ये सरकार सीरियस है तो मैंने कहा था कि गैरसैंण एक ऐसा ब्रिज है जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों को जोड़ता है, इसीलिए उसको पहाड़ी राज्य की स्थायी राजधानी बनाने का भी आग्रह किया गया था। देखिए, ये सब जो है एनडी तिवारी जी ने किया था और एनडी तिवारी जी की ये घोषणाएं थी और विजय बहुगुणा जी ने इसका वहां पे लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन भाजपा सरकार को उन कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये कोई बहाने नहीं होते हैं। ये बड़ी ओछी बात लगती है कि विधायक जी कह रहे हैं हमें ठंड लगती है। क्या आजकल इस साल इतनी सर्दी कहाँ पड़ गई जो ठंड लगती है? बारिश तो हुई नहीं है, बर्फबारी तो हुई नहीं है, उनको ठंड कहाँ से लग रही? और अगर ठंड ज्यादा ही लग रही है तो उनको सरकार एक एक कंबल गिफ्ट कर दे। और वहां तो 7 स्टार होटल है, वो तो 7 स्टार होटल है, उसमें ठंड कैसे लग सकती है उनको बैठे बैठे? क्या जो गैरसैंण की मेरी जनता है, जो पहाड़ों में जनता वहां पे दूर दराज नहीं लगती है ठंड, खाली बीजेपी के विधायक उनको नहीं, पहाड़ियों को और पहाड़ के लोगों को ठंड नहीं लगती है। चलिए, ठीक है, वापस आते हैं वीरेंद्र जी आपके पास। रविंद्र जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? वीरेंद्र जी को आपने सुना कि ये महज बहानेबाजी है कि ज्ञानसार में हमने सत्र आहूत नहीं किया, और अगर आपके विधायकों को इतनी ठंड लगती है तो 2-4 कंबल गिफ्ट कर दीजिए, कंबल ओढ़कर बैठे। अब मफलर लेने हो आम आदमी पार्टी से ले लीजिए, हमारे पास बहुत मफलर है। थोड़ा सा यशी जी मुझे समय ज्यादा दीजिएगा क्योंकि इंडी अलायंस है ये। वैसे तो इंडी अलायंस का एक प्रवक्ता होना चाहिए था, लेकिन ये संयुक्त रूप से बैटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे समझ आया। देखिए, कई सारे प्रश्न उठे इसमें कि सत्र को अपने तरीके से चलाया जा रहा है, डिक्टेटरशिप। अगर डिक्टेटरशिप सत्र की देखनी है तो दिल्ली में देखो, जो कभी ऑफ नहीं होता। केजरीवाल जी को जब गाली देने का मन करता है, झूठ बोलने का मन करता है, सत्र चालू करके अंदर से देते हैं। इन्हें पता है कि मैं अगर विधानसभा के अंदर से झूठ बोलूंगा तो इसके लिए मेरे पे कोई मुकदमा नहीं होगा। वो बाहर आके नहीं बोलते। और देखिए, सबसे ज्यादा अगर झूठ किसी ने बोला तो वो केजरीवाल जी थे, जिन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं। अब वो सबूत कैसे उन्होंने कांग्रेस के चरणों में रख दिए, बिक गए, अपने जेल को। इसका जवाब सुनेंगे आप? इसका जवाब सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं, ठीक है, बोलिए। अपने जेल जाने के लिए, बचने के लिए केजरीवाल जी सरेंडर हो गए। अब वो ठीक है, वो झूठ बोल के जनता को दिखा के वो सत्ता पा ली उन्होंने। कैसे एक झूठ को बार बार बोलने से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। दूसरी बात में आता हूं, देखिए गैरसैंण का मसला, ये सही कहते हैं कि इसको उजागर करने के लिए, इसको भड़काने के लिए लोगों के बीच में ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन देश की, प्रदेश की जनता समझ रही है कि कौन उनके हित में काम कर रहा है और कौन जनता को भटका रहा है। यशी जी, आप देखिए, जनता के जुड़े हुए मुद्दे, हमारे वीरेंद्र भाई ने बोला कि इन मुद्दों पे इन्हें उठाना चाहिए। ये उठाते तो है, लेकिन जनता का साथ मिलता ही नहीं है इन्हें। जनता समझती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ भड़का रहे हैं, ये लोगों को सिर्फ उनकी भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं अपनी गद्दी पाने के लिए। इनका सिर्फ एक एजेंडा है इंडिया अलायंस का, कांग्रेस का, कि किसी तरीके से ये सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, ये क्रेन प्रक्रेन चाहे कुछ भी करना पड़े। रविंद्र जी, बहुत शर्म की बात है कि किसी ने भी बजट पर बात नहीं करी।
कि बजट में आप मैं क्या दे रहे हैं, आप बजट पर क्या नहीं दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो वहां क्या कर रही है। बजट में कुछ है ही नहीं। उत्तराखंड के बजट में क्या है ना, आप या तो आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लोकतंत्र ही नहीं होगा, आप देते रहिए बजट आपको पता है बजट के हाल पे आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। जो इस राज्य सरकार ने बजट के लिए सभी वर्गों के लिए जो प्रावधान रखे जो इन्वेस्टर समिट हुआ था वो 3.5 मिलियन कितने आंकड़े आए थे, भगवान जाने, वो बहुत लंबी सी लिस्ट थी, वो आ गए पैसे। आपको सिर्फ यही परेशानी जो उस समय भी टॉप की ट्रेनिंग कराई गई और पहाड़ी मिलट दे रहे हैं, जनता को गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मुझे मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो वो एमओयू कुछ नहीं। और सुन लीजिए ना, आपने कहा डिक्टेटरशिप देखनी है तो आज जाके देखिए बंगाल में, वहां प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। अरे रविंद्र जी, मेरा इतना कहने के बावजूद भी आप बंगाल दिल्ली से बाहर नहीं आ पा रहे। उत्तराखंड की बात ही नहीं करनी है आपको, बंगाल में जाना है, दिल्ली जाना है। क्योंकि गवर्नमेंट की ये फितरत है। आप जेल में डाल देते हो और आप यहाँ बैठ के गालियां देते हैं। मंजू जी और उमा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों से कि जरा इनको पूरा कर लेने दीजिए इनकी बात। रविंद्र जी, मैं आपसे क्या रविंद्र जी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि उत्तराखंड की बात कर लीजिए जरा, बंगाल दिल्ली के दर्शन फिर कभी कर लेंगे हम। बजट की तो बात ही नहीं हो रही, जो इन्होंने सवाल किया सर एक सेकेंड, आप नहीं, आपको क्या लगता है एंकर यहाँ पर जो बैठा है वो नहीं, आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं लगातार आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप केवल यहाँ विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर फालतू में बोल रही हूँ? आपने जब सारे मेहमानों को बुलाया, जब आप इन्हें बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये बजट छोड़ के सारी चीजें बोल रहे हैं। सर मैं तो बार बार आपसे बजट के बारे में पूछ रही हूँ, मुझे तो जवाब दे दीजिए कम से कम, या फिर आपकी नजरों में एंकर की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप समय बकवास कर रहे हैं महिलाओं के लिए। देखिए मेरी बात तो सुनिए। चलिए नहीं, अब रविंद्र जी रुक जाइए, मुझे और लोगों को भी समय देना होगा। आप बंगाल दिल्ली की बातों से उबर ही नहीं पा रहे। मैं कह रही हूँ उत्तराखंड की बात करिए, बार बार वही बात कह रही हूँ, उसके बावजूद भी आप बंगाल जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको पंजाब जाना है। नहीं, उदाहरण तो देना पड़ेगा ना यशी जी, आप हमें डिक्टेटर बताएंगे। वीरेंद्र शर्मा जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। ठीक है, रुक जाइए रविंद्र जी, अब रुक जाइए, आपका समय खत्म हो गया, रुक जाइए रविंद्र जी प्लीज, मुझे भी थोड़ा समय दे दीजिए सर। रविंद्र जी होल्ड ऑन प्लीज, रविंद्र जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। वीरेंद्र जी देखिए, मैं अभी रविंद्र भाई की बात सुन रहा था। देखिए, सरकार कोई भी हो, मेरा कहना तो सिर्फ ये है कि कोई भी सरकार जनता के सवालों से बच नहीं सकती है, चाहे वो सरकार में कोई भी बैठा हो। और देखिए, सरकार को इस तरीके से बहानेबाजी, इधर उधर की बात ना करके, ये दूसरे राज्यों में ना जाके, दूसरे राज्यों की बातें ना करके, दूसरे राज्यों के मुद्दे ना उठा के, आज बजट पे हमारी डिबेट है तो आप सिर्फ यहाँ की बात करो कि यहाँ के बजट में आपने उत्तराखंड की जनता को क्या दिया। अरे भाई, आप बजट की बात ही कहाँ कर रहे हैं? आप आए बाएं साएं सारी बातें कर रहे हैं। बजट की आप बता दीजिए, पिछले डिबेट में एक भी अगर सवाल सिवाय एंकर के किसी ने पूछा हो? नहीं रविंद्र जी एक सेकेंड, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बेवकूफ हूँ यहाँ पर बैठकर आपसे सवाल कर रही हूँ और आप जवाब नहीं देंगे? नहीं रविंद्र जी मुझे बताइए, क्या आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग? मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप जवाब नहीं देंगे, आप सिर्फ विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, ऐसा है क्या? आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप सवाल, आप मुझे टाइम देंगे तब ना। अब आप बताइए रविंद्र जी, आप जरा बंगाल से और दिल्ली से बाहर आ पाएंगे तब जवाब देंगे ना बजट पर। खैर टाइम वेस्ट हो रहा है, रुक जाइए। उमा सिसोदिया जी अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद रविंद्र जी मैं आपको 5 मिनट दूंगी और मुझे जरा बजट पर आप 5 बड़ी बातें बता दीजिएगा। उमा सिसोदिया जी देखिए, अगर मैं बजट की बात करूं, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने चला रखे हैं। कभी कहीं उनको
फूलों की वर्षा करवा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, बहुत सारे दीदी भूली टाइप के प्रोग्राम बहुत चल रहे हैं। लेकिन हमारी आशा कार्य करती हैं और हमारी भोजन माताएं सड़कों पर निकलती हैं, तब आप उनके ऊपर कि कल भी उनका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, कई हजार आशा कार्यकर्ता है और माता भोजन माता जो संगठन है उससे जुड़ी हुई सारी महिलाएं आपके दरवाजे पर पहुंची हैं और आपने उन्हें उनकी नहीं सुनी। कोई वहां उनकी बात सुनने तक के लिए राजी नहीं है, कोई बड़ा मंत्रीगण, कोई विधायक उनके पास उनकी बात सुनने तक के लिए नहीं आता है। उस समय आप लोगों का महिलाओं के साथ जो प्रेम है, जो दीदी भूली के साथ वर्षा नहीं होती है, कहाँ चला जाता है। उस समय सब कुछ गायब हो जाता है। जब आशाओं के बारे में जब बात आती है, जब वो अपना मानदेय बढ़ाने की बात करती है, जब वो अपने उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए वहां पर उसके बारे में बात करती है, जब वो ये बात करती है कि उनके जो काम करने के घंटे हैं वो निर्धारित हो और उसके हिसाब से उनको पैसा मिले, तब सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। और इससे पहले भी बहुत बहुत सारे उसमें हम लोगों ने देखा है कि उपनल के साथ जुड़ी हुई महिलाएं हों या जो दूसरी आउटसोर्स कंपनी के नाम पे आप के जो महिलाएं आप लोगों ने, चाहे वो दून अस्पताल है, चाहे वो कोरोनेशन है, या जो दूसरे तमाम स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए जो हमारे अस्पताल हैं, वहां पर जितनी महिलाएं काम करती हैं, कितनी आसानी से आपने कोरोना टाइम में उनको भर्ती किया और कोरोना के बाद आपने निकाल कर उनको सड़क पर खड़ा कर दिया। सिर्फ फूलों से वर्षा करा देना महिलाओं के लिए, और जब वो सड़कों पर उतर के अपने अधिकारों की बात करती है, वहां पर आपका कुछ माहौल कुछ और होता है। वहां पर आपकी जो आप उनको जो देना है, जो वो मांग रही है, वहां पर आपके कानों में जूं तक नहीं रखते रविंद्र भाई। तो क्या महिलाओं को आपने क्या समझाया कि सिर्फ फूलों के ऊपर फूल डाल दो और ये खुश हो जाएंगी, ये आपको वोट दे देंगी फूल डालने से? रविंद्र भाई, ये सिर्फ योजनाओं को खूब सारे नाम दे दो, उनको महिलाओं को वहां लाके इकट्ठा कर लो और उसके बाद आप ये कहो कि हम लोग बहुत महिला हितैषी सरकार है, तो मेरे मतलब समझ से बाहर है। ठीक है, महिलाओं के लिए आप मुझे बता दीजिए 4 काम जो आपने विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ने किए हैं। तो आप इसमें केंद्र की योजनाएं मत गिनाने बैठी है प्लीज, जो राज्य सरकार ने किए वो बता दीजिए। एक वो घसियारी योजना भी शुरू की थी त्रिवेंद्र जी ने, वो कहाँ चली गई घास काटते काटते, उसका भी अभी तक समझ में नहीं आया, उनका भी बता दीजिए जरा। ठीक है उमा जी, जिसका जवाब हम लेंगे आगे। मंजू त्रिपाठी जी। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है रविंद्र भाई जो है या तो हम लोगों की बात पूर्ण रूप से सुनते नहीं है और ये न्यूज नहीं देखते। इन्होंने कहा कि जो विपक्ष मुद्दे उठाता है वो झूठी है। मैं पूछना चाहती हूँ रविंद्र भाई से, बीजेपी वालों से, कि क्या अंकिता हत्याकांड का मुद्दा हमने उठाया, क्या वह झूठा है? अंकिता हत्याकांड नहीं हुआ है क्या? इनके विधायक का बेटा उसमें इन्वॉल्व नहीं था क्या? साक्ष्य नहीं मिटा दिए गए? अगर हम इसको उठाते तो कहते हैं कि विपक्ष पूरी जो है झूठे मुद्दे उठाता है। क्या अग्निवीर जैसे योजना नहीं लागू की गई? क्या सैनिकों के साथ छल नहीं किया गया? अगर हम इस मुद्दे को उठाते तो कहते हैं विपक्ष बेबुनियाद मुद्दे उठाता है। अरे भाई, आप सच को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हो। और अगर हम बजट के ऊपर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, बड़ी बड़ी हेडलाइन देने से विकास नहीं होता है, धरातल पर काम करने से विकास होता है। आप जो है आपको गैरसैंण में पत्र बुलाने के लिए ठंडी लग रही है। आप यहाँ मंजू जी रुके जरा, वीरेंद्र जी को सुन लेते हैं। वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। मिलेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आपका वो मिलेट तब कहाँ गया था जब उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर सबमिट हुआ, तब आपने ताज की कैटरिंग, उस समय आप मड़ुआ, कोदो बना सब उस समय क्यों नहीं परोस रहे थे कि हम उत्तराखंडी हैं, हम अपना ट्रेडिशनल फूड पेश करेंगे? आप खाली जनता को गुमराह। मंजू जी ठीक है, मंजू जी एक एक करके प्लीज मंजू जी उमा जी एक एक करके बात करें। रुकिए मंजू जी रुक जाइए। वीरेंद्र जी, विपक्ष जो है जनहित के साथ। अरे मंजू जी रुक जाइए। वीरेंद्र जी, मेरे 5 सवाल है मेरे रविंद्र भाई से, सरकार में है वो। मेरा बस 5 सवाल के जवाब दे दीजिए। आप जो 90,000 करोड़ का आपने आज बजट पेश किया है, आपने शिक्षा के लिए कितना दिया है और आपकी क्या कार्य योजना है? नंबर 1। आपने स्वास्थ्य के लिए कितना किया है, उसमें से उसके लिए आपकी क्या कार्य योजनाएं हैं? आप कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं? आप आंगनबाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया है? आप उसका थोड़ा मुझे डिटेल बता दीजिए। आपने पलायन रोकने के लिए क्या स्कीम्स में कितना पैसा आवंटित किया है, उसके बारे में आप मुझे बता दीजिए। और आपने जो सहकारी समिति के माध्यम से अलग अलग गांव के किसानों के लिए या अन्य वर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई है, उसके लिए आपने कितना पैसा आवंटित किया है? जरा इसका मुझे थोड़ा सा आप आज के बजट सत्र में आप प्रकाश डालने की कोशिश करें।
ठीक है, रविंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद थपलियाल जी मैं आपके पास आती हूँ। रविंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप बड़ा अच्छा, वीरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और अच्छी बात है। बजट हुआ है तो बजट पे ही बात करनी चाहिए। तो देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पे 15,376 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें 10 करोड़ अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क जूता देने में। इकोनॉमी एंड के साथ इकोलॉजी स्प्रिंग एंड रिवर एजुकेशन प्राधिकरण के अंदर 60 करोड़ रुपए रखे गए। रविंद्र भाई, आरटीई के पैसे दे देते हैं, आरटीई के पैसे दे देते पर्यटन के लिए 100 करोड़ कहाँ से हो जाएगा आरटीई के विभिन्न परिषद के पैसे दे दीजिए। अखबार में बहुत बड़े स्कूलों में राज्य उड़ान की देने से मना कर दिया। उमा जी सुन लीजिए पहले जरा इनको। तो देखिए, सुनिए, जब आप सुन ही नहीं सकते, आपको पता है, आपको तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, ये करना है, आप नहीं सुन ये सकते। काम आप करते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट ये काम करती है। उल्टा चोर कोतवाल को कदापि ना डांटे भाई। 65 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ग्राम विकास के लिए 14,99 रुपए का प्रावधान रखा है। ग्राम विकास के लिए 2910 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। गरीब कल्याण योजना के लिए 5658 करोड़ रुपए का। युवा कल्याण के लिए 1679 करोड़ रुपए का। 250 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन के लिए भी रखा गया है। अन्नदाता किसान भाइयों के लिए बजट की राशि 2024-25 में 2415 करोड़ रुपए रखी गई है। नारी शक्ति के लिए 2025 में 14,538 करोड़ रुपए। रविंद्र जी सारी योजनाओं का लाभ रविंद्र जी महसूस कर रही है। यही कारण है कि जनता का आशीर्वाद बार बार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और आप जनता का आशीर्वाद कैसे मिलता है वो हमने, तो वो सारी दुनिया को पता लग गया है। मेयर के चुनाव में जनता का आशीर्वाद, हाँ, चंडीगढ़ में आशीर्वाद दे रखा था, वो हम सबने देखा है। चलिए रविंद्र जी रुकिए जरा, आप रुक जाइए। पीसी थपलियाल जी, मशीनों का आशीर्वाद हुआ, आपके अफसरों का आशीर्वाद हुआ, पीसी थपलियाल जी समझ में आता है, वो सबको दिखाई दे रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक थपलियाल है, जी आपके अफसर हैं, आप उन्हें तनख्वाह देते हैं, आपके हिसाब से काम करेंगे, लोकतंत्र का आप गला घोटेंगे तो देखिए, जामरानी प्रोजेक्ट 1976 मास्टर जी, तो वही बता दीजिए। कांग्रेस ने शुरू किया था, उसमें भी 2024-25 में 710 करोड़ रुपए का प्रावधान। रविंद्र जी को भी अच्छा, ये पढ़ने पे के लिए क्या कर रहे हैं, अग्निवीर योजना के लिए क्या किया गया है। मंजू जी रुके जरा। रविंद्र जी को ये पढ़ के सुनाने में भी काफी मजा आ रहा है। उनको लग रहा है कि चलिए मैं सुना रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। पटल पर तो बोल नहीं पाते हैं, यहीं पे आके बोल लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, देखिए, उत्तराखंड में जो 23 साल में जनता का हाल है वो हम सबसे किसी से नहीं छुपा हुआ है, और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और इसलिए जिम्मेदार हैं कि हम लोगों ने जो पहाड़ की जनता है, जो गरीब जनता है, असहाय जनता है, उसको बिल्कुल अलग छोड़ दिया है और हम एक अलग लाइन पे चल पड़े हैं। क्योंकि आज की राजनीति किसी भगवान के स्वरूप से कम नहीं है। जिस तरह से ये 23 साल में हमारे भगवान और भाग्य विधाता बन गए, और उसके बाद ये ऐसे महाराजा बन गए हैं कि इन्होंने जनता को मजबूर करके छोड़ दिया है। हम पलायन करने के लिए मजबूर हैं। आज हमारे जो पहाड़ के युवाओं के लिए एक ही सपना होता था, फौज, उस फौज को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। और इसलिए हमें चिंता हो रही है कि ये लोग जो राजधानी हमने आंदोलन ने गैरसैंण में मांगी थी, वो इनके जूते की नोक पे अब, क्योंकि मैं बोला नहीं कि जनता इनके उंगलियों पे बसीभूत हो गई है। गरीब जनता को इन्होंने अयोध्या के राम के साथ विलय कर दिया है। थपलियाल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि गैरसैंण का जो मुद्दा है उसे सिर्फ एक महज राजनीतिक मुद्दा बनाकर रख दिया गया है? और मुझे लगता है ये सालों साल ये मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि गैरसैंण एक जो स्थायी राजधानी बनाने की बात कही जा रही है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और उसे हर पार्टी बनाती है। कांग्रेस रही, किसी ने इतनी जद्दोजहद नहीं करी कि एक स्थायी राजधानी उत्तराखंड को दे दी जाए।
क्या ये एक बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है देखिए, जिसका इस्तेमाल हर आने वाले चुनाव में होगा? और मुझे लगता है आने वाले 10-12 सालों में भी या 15-20 सालों में भी स्थायी राजधानी उत्तराखंड को नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सही बात। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इस राज्य की घोषणा की और उसका जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया, उसमें राजधानी मिसिंग थी। मतलब कितना बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों के साथ किया है, हम भुला नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज ये बात करें जमरानी बन गया, वो बन गया। इनको पूछो कि आज टिहरी डैम हमारी छाती पे बना हुआ है, उसकी बिजली कौन खा रहा है? ये हमारे संसाधनों को बेचने वाले ये अपराधी हैं मैडम, अपराधी। ये लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ पे राजा बने हुए हैं। यहाँ पे जिस तरह से पूरा उत्तराखंड शेल में है इस समय, मैं जानता इन्होंने यहाँ तक जनता रुक को जाइए रविंद्र। बदनाम किए कि शराब बनाएगी अब पहाड़ में। इन्होंने घोषणा कर दी है अब शराब का पहाड़ होगा। शराब की पहाड़, शराब में शराब का उत्पादन करेगा उत्तराखंड के पहाड़। देवभूमि चले इस बेसिक घोषणा है इस बजट में, इनकी घोषणा है। जिनको क्या करें मैडम, और यही जीतेंगे क्योंकि इन्होंने सभी विपक्ष को बदनाम करके रख दिया। रविंद्र जी थपलियाल जी यूकेडी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और इसलिए शायद आपको उनकी बातें बुरी लगती होंगी, लेकिन अगर आप थपलियाल जी को राज्य आंदोलनकारी के तौर पर देखें तो मैं कभी कभी बहुत फील करती हूँ थपलियाल जी के दर्द को। और मुझे लगता है कि हर उत्तराखंड वासी जिसे उत्तराखंड से प्यार है, वो व्यक्ति ऐसी ही सोच रखता है कि आखिर उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी देने में सरकार क्यों इतना वक्त लगा रही है। अरे मैं कहती हूँ कांग्रेस बुरी है, ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस नहीं आ रही सत्ता में। आप तो सत्ता में 2-2 बार आ गए हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल रविंद्र तक जाएगी इस गवर्नमेंट को। मेरा जवाब है हाँ जी, बिल्कुल आप ही देंगे, सत्ता में तो आप ही हैं फिलहाल। जी 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 यशी जी, देखिए बिल्कुल सही बात है। जो भी आप भी जो इतना जोर लगा के पूछ रहे हैं और ये भी जो जोर लगा के पूछ रहे हैं ना, इन्हें भी पता है कि ये सिर्फ काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और हम करेंगे। स्थायी राजधानी गैरसैंण हम ही बनाएंगे, क्योंकि गैरसैंण के आसपास की भौगोलिक संरचना को आज जिस प्रकार से सड़क कनेक्टिविटी के थ्रू, एयर कनेक्टिविटी के थ्रू, रेल कनेक्टिविटी के थ्रू जिस प्रकार से हम इस काम को कर रहे हैं, ये आने वाला समय राजधानी के रूप में विकसित हम ही लोग करेंगे। इन्हें भी पता है, इसलिए ये हमारे पे आरोप नहीं रविंद्र जी, देखिए पता है नहीं पता है ये मसला ही नहीं है ना। मुझे ये बताइए ना कि राजधानी बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब इंतजार करते रहे हम सालों तक। देखिए ये भावनाओं जी पहले वहाँ पे जमीनें खरीद लेने दीजिए ना, आपको समझ नहीं रही है। पहले जमीनें उन्होंने खरीद लेने दीजिए नेताओं को, उसके बाद तो बनाएंगे राजधानी। अभी तरह बात चल रही है, म्यूटेशन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से ये टीवी डैम पहले को ये सारे नेतागण पहले वहाँ पे अच्छी खासी जमीनें खरीद लें, प्लॉटिंग खरीद लें, उसके बाद राजधानी घोषित करेंगे, समझा करें। ये इनको देखो, इनको वामपंथी एजेंडा लग रहा है। जब तक पूरा नहीं किया जा सकता। रविंद्र जी देखिए, मैं इसीलिए बहुत ज्यादा इस तरीके की बातें नहीं। अब आपके खिलाफ कोई बोले तो वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, वामपंथी है, ऐसे तो हर बात का यही जवाब नहीं होता ना रविंद्र जी। कितने धूर्त है ये। पूर्ण रूप ये से लोग कहते कुछ है, करते कुछ। इनकी कथनी और करनी में अंतर क्या, बहुत बड़ा अंतर है। टिहरी डैम की बात वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, के बारे में बात ज्ञानचैन करना को आपको स्थायी राजधानी बनाने का ये मुद्दा ही रहने वाला है आगे आने वाले 20-30 सालों तक। क्या लगता है आपको? रहेगी और केंद्र की कितनी रहेगी ये तो उनसे पूछो। वीरेंद्र जी, आप हमारे से बता रहे हैं, आप क्यों भड़का रहे हैं? इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। आप उसी वामपंथी एजेंडे पे जिन्होंने नर्मदा बांध सरोवर को कितने जोर से बोल रहा अगला आदमी और झूठा आदमी, झूठ बोल के उसे झूठ बोल रहा है। वो लोग हमें पता है क्या टिहरी डैम का। पानी में से बिजली निकल गई और अरे ये पानी खराब हो जाएगा फसलों के लिए। आप वो वामपंथी एजेंट हैं। रविंद्र जी रुकिए जरा, रविंद्र जी रुक जाइए अब जरा। वीरेंद्र जी, सवाल मेरा था कि आने वाले 20-30 सालों तक अभी उत्तराखंड को गैरसैंण राजधानी के तौर पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और हर साल चुनाव में मैनिफेस्टो में बड़े बड़े अक्षरों में कहा जाता है कि हम स्थायी राजधानी देंगे। देखिए यशी जी, ये ना आप हिमाचल की थोड़ी सी अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आपको शायद पता होगा कि हिमाचल में भी 2 राजधानियां रखी हुई है, एक धर्मशाला है और दूसरी शिमला है। हाँ जी, है ना?
वहां पे भी इसी तरीके की आज तक हमने ये कश्मकश देखती है कि जैसा नाटक यहाँ गैरसैंण और देहरादून के नाम से चलता है वैसा ही हिमाचल में भी चलता हाँ है। जी। ये राजनीति इच्छा शक्ति ना तो कांग्रेस की होगी कभी आने वाले समय पे और ना बीजेपी ये करना चाहेगी। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं शिमला भी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, अस्थायी राजधानी है शिमला भी। धर्मशाला इनकी अस्थायी राजधानी नहीं है, अस्थायी राजधानी है वो भी। तो सेम हमारे उत्तराखंड में भी वही हो रहा है कि गैरसैंण कभी नहीं मिलेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं 50 साल के बाद भी वो अस्थायी राजधानी ही होगी, जब क्योंकि ये चाहते ही नहीं है गांव का विकास हो। कोई भी सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, दोनों पार्टियां नहीं चाहती है कि गांव का विकास हो, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, बदले, सुधरे। मैंने कहा ना, अगर एक क्यूनी में किसी की हड्डी टूट जाए तो उसे एक्सरे करने के लिए देहरादून आना पड़ता है, जबकि वहां इतना बड़ा अस्पताल खोला गया है, बिल्डिंग, पैसा डकार लिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, कोई नहीं देखने वाला। चलिए वीरेंद्र जी, वक्त की कमी है और फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये जो बजट आया है ये जरूर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हित में होगा और उत्तराखंड की जनता का इससे कुछ भला होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे बजट 2024-25 और आज आपको बता दें कि सदन के पटल पे ये बजट रखा गया, करीब 90,000 करोड़ का ये बजट। लेकिन उत्तराखंड की जनता को क्या मिलेगा ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।